वॉल्यूम का परसेंटेज मेथड से दिया हुआ है 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी का फिर वही डेफिनेशन दिया और एक क्वेश्चन दिया है उसका। ठीक है, और बस। और कुछ नहीं दिया? लेकिन हम लोग के जो स्कूल टीचर है ना, वो हाँ। मतलब इसमें जो दिया है एक डेंसिटी वाला भी था, हम्म। वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला वो कराए थे, तो तो वो वॉल्यूम दिमाग बाय से ऊपर। वॉल्यूम तो है ही, मतलब तुम्हारे में कौन कौन से दे रखा है? मास पे मास दे रखा है, मास पे वॉल्यूम दे रखा है। हाँ। हाँ तो ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो बड़ा सिंपल सा चीज है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो हम देख लेंगे। और तो कुछ नहीं दे रखा है ना? मोलैरिटी मोलैलिटी टाइप का कुछ चीज नहीं दे रखा है ना? नहीं नहीं सर, वो नहीं है। ओके चलो ठीक है। और सॉलिबिलिटी क्या होता है, ये चीज दे रखा होगा, राइट? तो हाँ हाँ। एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ADY है स्पेलिंग, है ना? हाँ सर। ओके। चलो ध्यान दो। जैसे मान लो हम लोग कंसंट्रेशन की जब बात करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिक मतलब की बात करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग एक सॉल्यूशन के टर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, अगर इसके अमाउंट की बात करें तो वहाँ पे हम लोग टर्म आराम से कंसंट्रेशन टर्म मेंशन कर सकते हैं। ये बोलने का एक नॉर्मल सा तरीका होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कि अ, एक सॉल्यूशन दे रखा, तो सॉल्यूशन का मतलब है कि उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, और दूसरा उसके अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कराया करता है। तो चाहे तो हम लोग सॉल्यूट के टर्म में काम कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग सॉल्वेंट के टर्म में काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। लेकिन इन जनरल कन्वेंशन वाइज सॉल्यूशन के चीज़ों को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब सॉल्यूशन से एसोसिएटेड कुछ एक पार्टिकल वैल्यू, जैसे मान लो कि हम लोग एटम्स की बात करते हैं, तो एटम्स में एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं, मास नंबर डिफाइन करते हैं, तो न्यूक्लियस नंबर भी बोल सकते थे, बट कुछ एक पार्टिकुलर टाइप का वैल्यू जिसका मल्टीपल जगह पे यूजेस हो, उस चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं ताकि अपने लिए चीज़ें आसान हो। अब उसमें भी पॉइंट ये होता है कि जैसे एटॉमिक नंबर से केवल काम नहीं हो पाया, मास नंबर भी चाहिए था, उसके अलावा आइसोटोप भी डिफाइन किया गया, आइसोबार भी डिफाइन किया गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। तो सिमिलर टाइप से केवल एक कंसंट्रेशन टर्म से काम नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तो रिएक्शंस में हो सकता है टेम्परेचर चेंज हो जाए, रिएक्शंस हो सकता है वॉल्यूम वाला पार्ट चेंज हो जाए। तो हम लोग जब कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं तो हम लोग बहुत तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर सकते हैं, जिसमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स इस टाइप का होता है, एक मिनट, कुछ कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं उसमें जैसे सबसे पहला पार्ट एक होता है मोल फ्रैक्शन। ये तुम लोग को हम डिस्कस करेंगे, ये क्लास 11th का टॉपिक है, बहुत बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। जैसे फ्रैक्शन वर्ड सुन रखा है ना? यस सर। तो बस वही चीज है, मोल का फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। दूसरा एक सबसे स्टैंडर्ड टर्म जो हम लोग को डिस्कस करना होता है, ये चीज होता है मोलैरिटी, सबसे स्टैंडर्ड टर्म जो डिस्कशन में यूज करना होता है। उसके बाद फिर हम लोग मोलैलिटी की बात करते हैं। फिर उसके बाद नॉर्मली ये परसेंटेज वेट बाय वेट जो लिखा है ना, परसेंटेज मास बाय मास, एक इस चीज की बात करते हैं। दूसरा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, तो WY भी लिख सकते हैं इस चीज को। और सबसे लास्ट में हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। ये सबसे लेस रिलेवेंट या सबसे इरेलीवेंट टाइप का, सबसे लीस्ट यूजफुल टाइप का हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म है, ज्यादा मतलब हम लोग को नहीं रहे। विशाल साहब देखिए ना, कॉल आ रहा था। तो इस केस में जैसे एक चीज ध्यान रखना, हम लोग जब भी कभी, विशाल सर कॉल आ रहा था, तो जब भी कभी हम लोग ये सब टर्म्स रिप्रेजेंट करेंगे, इन जनरल सबको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म बोलेंगे। एक सॉल्यूशन के पार्ट में सॉल्यूट के अमाउंट को जब रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन टर्म। अब इसमें पॉइंट ये होता है कि जैसे जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करते हैं, तो ऊपर हमेशा हम लोग सॉल्यूट को रखते हैं, हमेशा सॉल्यूट को। अब वो सॉल्यूट का मास हो, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हो, उससे मतलब नहीं है, बट इन जनरल ऊपर हम लोग सॉल्यूट को रखते हैं। और नीचे आइदर हम लोग सॉल्यूट को रखेंगे या फिर हम लोग सॉल्यूशन को रखेंगे, सॉरी, आइदर हम लोग सॉल्वेंट को रखेंगे, नहीं तो नीचे सॉल्यूशन वाले पार्ट को रखेंगे। जैसे मोल फ्रैक्शन में हम लोग को टोटल नंबर ऑफ मोल से मतलब होता है, मतलब पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल से मतलब होता है। मोलैरिटी में भी हम लोगों को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से मतलब होता है, बट मोलैलिटी में हम लोग को सॉल्यूशन के पार्ट से मतलब नहीं होता, सॉल्वेंट के मास से मतलब होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो वेट है, इसमें नीचे वापस से हम लोग सॉल्यूशन के मास की बात करते हैं, उसके जस्ट नीचे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हम लोग सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करते हैं। तो हम लोग
आइदर ऊपर वाले पार्ट में तो हम लोग सॉल्यूट के टर्म में काम करते हैं, अब सॉल्यूट वाले पार्ट का मास हो या सॉल्यूट वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बट नीचे वाले पार्ट में हम लोग सॉल्व इन जनरल सॉल्यूशन लिया करते हैं, या फिर हो सकता है कि हम लोग सॉल्वेंट लिया करें। इन जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, और सॉल्यूशन वाले पार्ट के मास को ले लो या सॉल्यूशन वाले पार्ट के वॉल्यूम को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन टर्म्स है, ये हम लोग को जो क्लास 9 में डिस्कस करना है। इसमें सिंपली नीचे वाला जो पार्ट है वो हमेशा सॉल्यूशन होगा, नीचे वाला तीनों पार्ट हमेशा सॉल्यूशन होगा। तो जैसे यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट दिखाया है अपने को, तो ऐसा लिखे अगर हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट, तो इस केस में ऊपर सॉल्यूट होना चाहिए। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब वेट डिवाइडेड बाय वेट करना है, तो ऊपर वाले पार्ट में हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्यूट लेके चलना होगा, और नीचे क्या है तो सॉल्यूशन वाला पार्ट, तो इस केस में सीधा वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख के चल सकते हैं, और इनटू हम लोग क्या करेंगे 100। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है, जैसे जो परसेंटेज वेट बाय वेट है, तो ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग हमेशा इसको यूनिटलेस क्वांटिटी बना के चलने की कोशिश करेंगे। जो यूनिट का पार्ट है वो हम लोग सिमिलर टाइप का रखा करेंगे, जैसे ऊपर ml है तो नीचे ml रखेंगे, ऊपर किलोग्राम है तो नीचे किलोग्राम रखेंगे, ऊपर ग्राम है तो नीचे ग्राम रखेंगे। तो यहाँ वाले पार्ट में अगर ऊपर हम लोग ग्राम रखते हैं, तो इसके इसमें नीचे भी हम लोग ग्राम रख के कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकालना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बेसिक मतलब क्या है, जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन का मतलब हो गया पूरा का पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास, उसमें सॉल्यूट का मास कुछ पार्ट होगा, तो उस केस में सॉल्यूट के मास का टोटल मास में परसेंटेज निकालना है। तो इस चीज को हम लोग परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज वेट बाय वेट भी आराम से बोल सकते हैं। तो परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना बेसिकली हम लोग, मतलब मान लो कि कोई भी एक स्पीसीज का परसेंटेज निकालना है, तो अमाउंट ऑफ दैट स्पीसीज बाय टोटल नंबर या टोटल अमाउंट इनटू 100, यही तो करते हैं ना हम लोग। बोलो भाई जल्दी। यस सर। तो अगर परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट, तो टोटल वेट का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन, और जब भी निकालेंगे परसेंटेज तो सेम यूनिट वाले पार्ट को लेके चलना होगा, इनटू 100 कर सकते हैं। ये अपना सबसे पहला पार्ट परसेंटेज वेट बाय वेट, या सीधा इस चीज को परसेंटेज बाय वेट भी बोला जाता है। ये लिखने का एक तरीका होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट या फिर परसेंटेज बाय वेट, तो ये लिखने का एक सिंपल सा तरीका होगा। तो अगर मान लो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोला, तो क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ इनटू सॉल्यूट 100। बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100। हाँ, और यूनिट क्या लेंगे? ml। कुछ भी ले सकते हैं यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर ml लेंगे तो नीचे क्या लेना नीचे। होगा? ml। अगर ऊपर लीटर लेंगे तो नीचे भी क्या लेंगे हम लोग? लीटर। जैसे एक चीज ध्यान रखना, डेंसिटी का यूनिट सब ध्यान रहता है तुमको? हाँ डेंसिटी में क्या क्या यूनिट रखते हैं हम लोग? सर, एक ही पता है, ग्राम पर ml। ग्राम पर ml, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, मास में जब ग्राम लेते हैं तो उसको वॉल्यूम में ml से रिलेट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा उधर किलोग्राम चलता है तो नीचे वाले पार्ट में लीटर चलता है, लीटर। ठीक है। तो जब हम लोग अगले फॉर्मूले की बात करेंगे, जैसे इसमें तो ऊपर मास मास था नीचे वॉल्यूम वॉल्यूम था, तो इसमें तो यूनिट सेम रख दिया। बट अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बोला, तो इसके इसमें क्या लिखना चाहिए फॉर्मूला? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इनटू 100 तो टू करेंगे 100 परसेंटेज के लिए। अब यूनिट क्या लें, तो मास में जब हम लोग ग्राम लेते हैं तो नीचे वाले पार्ट में क्या लेंगे हम लोग? मिलीलीटर। मिलीलीटर। तो ऐसा बोल सकते हैं। अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे नॉर्मली 100 ग्राम या फिर 100 ml, इस टर्म में बात किया जाता है कि अगर हम लोग एक सॉल्यूशन ले 100 ml का, तो उसमें सॉल्यूट का मास कितना मिलेगा, इस चीज को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। जैसे परसेंटेज का मतलब यही होता है ना कि 100 लेके चले तो उसमें कितना अमाउंट मिलेगा, बेसिक मतलब तो यही होता है। तो वही चीज है, अगर हम लोग सॉल्यूट का मास, सॉरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml लेके चले तो उसमें सॉल्यूट का हम लोग को मास कितना मिलेगा। अगर सॉल्यूशन का मास हम लोग 100 ग्राम लेके चले तो सॉल्यूशन का हम लोग को मास कितना मिलेगा, ये चीजें हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये चीज बोलने का एक तरीका होगा जो हम लोग को कंसिडर करना होता है। समझ आया? यस सर। अब इसमें सवाल क्या पूछा जा सकता है? कोई सवाल है तुम्हारे बुक में तो बताओ। हाँ वो तो, हाँ है। अब बन जाएगा सवाल।
हाँ सर, जो हमको नहीं आता है हम वो पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है, सीधा सीधा। सर एक सेकेंड। हाँ सर, जैसे एक क्वेश्चन था कि मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक मिनट। फाइंड करना था। अच्छा ठीक है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फाइंड करना था। ठीक है, हाँ, इन 100 ml ऑफ 15% ऑफ m/m सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एक एसिड, सेकेंड, इन 100 ml ऑफ 15% ऑफ मास बाय मास सोल्यूशन मास बाय मास सोल्यूशन ऑफ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4, ये फाइंड करना था। हाँ, और डेंसिटी दिया हुआ था 1.10 ग्राम पर एम डेंसिटी 1.10 ग्राम पर ग्राम पर ml। एम एल। तो अब जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे निकालना क्या है अपने को, वेट ऑफ H2SO4। ठीक है, दिया क्या है अपने पास, 15% वेट बाय वेट। ठीक है, तो वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा बताओ, परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बट सवाल में कहीं भी सॉल्यूशन का वेट दिया है क्या? नहीं, नहीं दिया है। दिया क्या है सवाल में? H2SO4 का वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, H2SO4 का नहीं, H2SO4 के सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा सॉल्यूशन का। है ना। तो अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और निकालना क्या है अपने को, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर वॉल्यूम वाले पार्ट से वेट में जाना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम मालूम है। हाँ, तो यहाँ से मास निकाल सकते हैं, मतलब वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना निकल के आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन? 110। 110 ग्राम के बराबर। ठीक है, अब क्या बोला है कि इस सॉल्यूशन का 15% H2SO4 है। तो अगर 100 ग्राम लेते तो 15 ग्राम H2SO4 निकल के आता है, तो 110 ग्राम लेंगे तो 110 ग्राम का 15% कितना हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 110 कर सकते हैं। हाँ, कितना निकल के आएगा ये चीज? सब कुछ कॉपी में कैलकुलेट नहीं करने का, कभी कभी दिमाग चलाया करो। चलो देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसमें। जैसे एक चीज देखो यहाँ पे 15 इंटू 110 दे रखा है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है। अब जैसे 15 इंटू 11 करते हैं, तो 15 इंटू 11 को दिमाग में ऐसे ही ब्रेक करना, और इसलिए हम ये चीज बोल रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है कि कॉपी में ज्यादा तेजी से कैलकुलेशन करें, लेकिन तुम लोग का दिमाग चलना बंद हो गया है। तुम लोग इसलिए सवाल नहीं समझ में आता, हर चीज तुम लोग सीधा कॉपी पेन पे करना शुरू करता है, नहीं तो कैलकुलेटर यूज करना शुरू करता है। बहुत सारे फिजिकल कैलकुलेशंस ऐसे हैं ना जिसको दिमाग में क्या करो और रफली करने की कोशिश करो। ये सब चीजें दिमाग में करनी चाहिए। जैसे आप 15 इंटू 11 करते हैं, तो उसको 15 इंटू 10 प्लस 1 कर लो। 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 150। 150। 150 बाई 10 कितना हो जाएगा, 15। तो ये तो निकल के आ गया। 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 15। 15। 15 बाई 10 कितना हो जाएगा, 1.5। तो 15 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1.5, 16.5। 16.5। एक ये तरीका। दूसरा, अगर 15 इंटू 11 करते हैं, तो 15 इंटू 10 150, 15 इंटू 1 15, तो 150 प्लस 15 मतलब 165 डिवाइडेड बाई 10 16.5 हो गया। ये भी एक तरीका हो सकता है। हर चीज के लिए पेन नहीं चलाना है, कुछ चीजें देख के खुद से एनालाइज करो, और ठीक है उसमें टाइम लगना है तो उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। तुमको तुम्हारा एग्जाम थोड़ी ना चल रहा है। एग्जाम में हम नहीं बोलेंगे तुमको कि इसको कॉपी पे कैलकुलेट करो या फिर दिमाग में कैलकुलेट करो। एग्जाम में हम बस ये बोलेंगे फटाफट कॉपी पे कैलकुलेशन करते जाओ। लेकिन जब फ्री स्टाइल में बैठे हुए हैं तो दिमाग में ये सब चीजें कैलकुलेशन, जो दिमाग में खुराफाती चलना चाहिए, बेसिकली दिमाग रनिंग मोड में होना चाहिए। तो ये सब चीजें दिमाग में कैलकुलेट किया करो। जब एग्जामिनेशन मोड में है तो कॉपी पेन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 16.5 ग्राम। बहुत भारी सवाल था क्या? नहीं सर। रिलेट नहीं कर पा रहे थे, है ना। हाँ। तो चलो ठीक है। तो जब भी सवाल पढ़ना तो सवाल में ये चीज देखना कि मेरा फॉर्मूला जो है उसमें क्या रिक्वायर्ड है, उससे क्या निकल सकता है, सवाल में दिया क्या वैल्यू है, उससे मेरा काम चल रहा है क्या, और अगर नहीं चल रहा तो हम लोग रिक्वायर्ड वैल्यू पे कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? एक और था सर ऐसा ही बोलो टाइप का, बोलो। लेकिन उसमें था कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना था। ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करो, एक बार ट्राई करके देखना उस सवाल को, और अगर नहीं बनता है तो एक काम करेंगे हम,
जैसे क्वेश्चन को ट्राई करके देखना, और सवाल अगर नहीं बनेगा तो जो डाउट वाला ग्रुप है ना उसमें पोस्ट कर देना, और हम तुमको उसका ऑडियो टाइप का सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है? सर ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ और बन कोई डाउट? जाएगा सर। और सॉल्युबिलिटी से तो वैसा वाला ये, हाँ बस डेंसिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आ सकता है मतलब? ये तो हमको नहीं पता है। ये तो हमको एकदम नहीं पता। डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आ सकता है। मतलब वैसा ही आ सकता है ना कि जैसे डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, बोलेगा वॉल्यूम निकाल लो और एक का वॉल्यूम दिया रहेगा हाँ, तो होना तो वॉल्यूम डेंसिटी से रिलेशन यही है। डेंसिटी से तो और क्या ही सवाल बना सकते हैं। सॉलिबिलिटी का तो बेसिक मतलब है कि मतलब सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो सॉलिबिलिटी का बेसिक मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? अब वो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो मास के टर्म में हो कि नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, उससे मतलब नहीं है, बस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। तो अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मास के, जैसे अभी तक हम लोग मास के टर्म में रखेंगे, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ये चलेगा। जब आगे जाएंगे तो पता चलेगा जो मोलैरिटी ऊपर लिखा था यहाँ पे, ये सेकंड वाला टर्म मोलैरिटी, ये मोलैरिटी वाला पार्ट भी हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इससे भी काम चल जाता है। और जैसे नॉर्मली जब हम लोग सॉलिबिलिटी टर्म डिफाइन करते हैं तो हमेशा हम लोग 1 लीटर के टर्म में काम करते हैं कि 1 लीटर अगर सॉल्यूशन लेके चले या फिर 1 लीटर सॉल्वेंट लेके चले तो उसमें कितना सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, कितना मास डिजोल्व हो सकता है, कितने मोल्स डिजोल्व हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी, ठीक है? नॉर्मली सॉल्यूशन का के केस में, सॉरी सॉलिबिलिटी के केस में हम लोग मास की ही बात करते हैं, लेकिन क्योंकि मास के टर्म में कैलकुलेशन करना होता तो आसान है, लेकिन जब मास के टर्म में कैलकुलेशन करते हैं तो रिएक्शन करा पाना मुश्किल होता है। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो मोल्स के थ्रू ही जाना पड़ता है, तो इसलिए नॉर्मली मोल्स के टर्म में ही कैलकुलेशन कर लिया जाता है, तो इसीलिए सॉलिबिलिटी को मोल्स के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है? सर और एक लास्ट डाउट था बोलो। सर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन वाला। ठीक है, बताते हैं। जैसे मान लो कि वैसे ये तो पहला टॉपिक का डाउट है, और सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है वो तो दो थर्ड टॉपिक का चैप्टर आ डाउट रहा है। है सर, और तो फर्स्ट एंड पहले के बाद सेकंड पहले का चैप्टर। सीधा तीसरा आ रहा नहीं, क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड है ये। है? हाँ, फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग और सेकंड है नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर तो कोई टॉपिक ही नहीं है एनसीईआरटी में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है टॉपिक। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एनसीईआरटी में देखा है टॉपिक का नाम? नहीं, एनसीईआरटी में इज मैटर अराउंड अस प्योर करके है कुछ। हाँ, वो तो एनसीईआरटी में दूसरा टॉपिक है, बट नेचर ऑफ मैटर तो कहीं दिए ही नहीं रखा है। एनसीईआरटी में ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है। पहला टॉपिक है सर मैटर, ये क्या बोलते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। दूसरा टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हाँ तीसरा सर, यही वाला इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें सॉल्यूशन कहाँ से आ गया? तो थर्ड टॉपिक में कंसंट्रेशन टर्म। सर वो एक ही चैप्टर में दिया हुआ है। अच्छा, सही है। चलो। हाँ, क्या बोल रहे थे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना? जैसे एक चीज समझना, उसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे मान लो कि हम लोगों के पास 1 kg वाटर है लिक्विड स्टेट में, ठीक है? और इसको हम लोग बॉयल करके कन्वर्ट कर रहे हैं H2O वेपर में। तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब ये है कि जब तक, जैसे ही हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस में मान लो चले गए, ठीक है, जब तक ये पूरा का पूरा 1 kg कन्वर्ट होके इसमें वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक पूरा का पूरा 1 किलोग्राम जो मास है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा लिक्विड से, तब तक वो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। उसके पीछे रीजन भी है कुछ। जैसे एक चीज सोचो, एक चीज सुना होगा पहले वाले टॉपिक में कि हेलो, यस सर। हाँ, एक चीज सुना होगा पहले वाले टॉपिक में कि जैसे एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला पार्ट। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड में। उसके बाद लिक्विड। उसके बाद गैस वाले पार्ट में, ठीक है? तो जैसे मान लो कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स है और हम लोग हीटिंग करने पे लिक्विड से मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली है तो वही मॉलिक्यूल, वही H2O मॉलिक्यूल है, लेकिन वो H2O मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी आता है, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जाता है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका ध्यान रखा करना, ठीक है? मतलब जब भी कभी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन होगा
तो उस केस में उस इंट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ता है। जैसे कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, घर में फेविक्विक है तुम्हारे? हाँ। तो एक काम करना, अपना हाथ चिपकाना उसमें, ठीक ओ, है, और उसके बाद उसको छुड़ाने की कोशिश करना। तो कैसे छुड़ाया जाता है उसको? सर कभी ट्राई तो किए नहीं है हम। अरे क्या किए जिंदगी में फिर, हम लोग बचपन में यही करते थे, गम है तो गम से चिपका रहे हैं, नहीं तो फिर फेविकोल है तो फेविकोल से, फिर उसके बाद फेविक्विक का भी लेके चलते थे। फेविक्विक बहुत ही टाइटली दोनों सरफेस को वो करा देता है, चिपका देता है। तो जब फेविक्विक से गलती से हाथ चिपक जाता है तो उसको छुड़ाना मुश्किल होता है, तो उसमें गर्म पानी डाला जाता है। गर्म पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि गर्म पानी टेम्परेचर बढ़ाता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो एडहेसिवनेस है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, वो कम हो जाता है। ठीक है। जैसे एक और एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, घर में फ्रिज तो होगा ही, हाँ हाँ हाँ। तो डिफ्रीजर में अपना हाथ रखना अंदर, देखना तुम्हारा हाथ ओ, चिपक जाएगा। ये किया है कभी? नहीं सर। ये भी नहीं किया है? अरे सर ये यार, कौन करता है? अरे हे भगवान, जिंदगी में कर क्या रही है तो पढ़ाई लिखाई के अलावा? ओह, इसीलिए आजकल के बच्चा लोग का दिमाग नहीं चलता है। हम लोग पापा से पूछना कभी, पापा तुम्हारे ये कर रखे होंगे। हम लोग का दिमाग पता है क्यों चलता है? कि हम लोग खुराफात थे, हम लोग पढ़ाई लिखाई भी करते थे और खुराफाती भी करते रहते थे। शांति से थोड़ा ना बैठने में मजा आता है, थोड़ा तोड़ फोड़ होना चाहिए, थोड़ा सामान अगर कुछ है तो उसको खोल खाल के देख रहे हैं, उसमें क्या पार्ट पुर्जा है नहीं है, कुछ तो करते रहना चाहिए। ट्राई करके देखना, जो डिफ्रीजर होता है उसमें हाथ अगर रखेंगे ना, उसका मेटल अंदर देखते हैं ना, मेटल का सरफेस होता है उसमें, हाँ तो उसमें हाथ रख के देखना, देखना तुम्हारा हाथ चिपक जाएगा उसमें। तो इसीलिए नहीं चिपकेगा क्योंकि आइस जम जाता है, इसलिए चिपकेगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी हाई होता है। ठीक है। और जब हम लोग फ्रिज के बाकी सरफेसेस की बात करेंगे, तो बाकी सरफेसेस में ऐसा नहीं होता है। बाकी सरफेसेस में नॉर्मल रहता है सब चीज़ें, वहाँ पे तुम्हारा हाथ नहीं चिपकता। तो जब हम लोग लो टेम्परेचर पे रहते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है, फिर जैसे वहाँ टेम्परेचर देंगे तब उस केस में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होना शुरू होता है। ठीक है। सर। हाँ बोलो। सर फ्रिज के बाकी सरफेस पे भी तो टेम्परेचर तो लो ही रहेगा ना? टेम्परेचर तो लो है, लेकिन सफिशिएंटली लो नहीं है ताकि वो तुम्हारे हाथ को चिपका ले। लो है, बट जैसे अब मान लो नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में तुम्हारा हाथ नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर तुम आर्कटिक पे चले जाओ और अपना हाथ किसी मेटल सरफेस पे डालो, वहां भी तुम्हारा हाथ चिपक जाएगा। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है ना, कभी पता नहीं, शायद हम बहुत दिन पहले कई वीडियो वीडियो देखे थे, एक मेटल के पोल पे कोई अपना जीव ऐसे जी चिपकाया, उसको हाँ देख, हाँ हाँ। देखा है ना? हाँ वही, हाँ क्योंकि बहुत ठंडा होता है तो चिपक जाता है उस पे। ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज है, जब लो टेम्परेचर होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हो जाते हैं। ठीक है। वही पार्टिकल्स है, बट टेम्परेचर लो होने से पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और इन जनरल जैसे सॉलिड क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि उसमें रूम टेम्परेचर पे ही उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं उसके रीजन है, बहुत सारे रीजन है, जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा होता है, इस तरह के इंट्रैक्शन का फॉर्मेशन हो रखा होता है, तो ये सब चीजें होती है। जैसे मान लो कि मान लो ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस गैस क्यों है रूम टेम्परेचर पे, जबकि वाटर का मॉलिक्यूल लिक्विड है एक O2 मॉलिक्यूल, है एक H2O मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे H2O मिले तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, जबकि O2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले तो भी O2 का फॉर्म गैसेस ही रह गया। ऐसा क्यों? तो रूम टेम्परेचर होने पे भी H2O में जो इंट्रैक्शंस के नेचर हैं वो बहुत हाई है, या फिर जो इंट्रैक्शन का स्ट्रेंथ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ है, वो थोड़ा हाई है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को पढ़ना भी होता है 11th क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग 10th क्लास में ये चीज को पढ़ा देंगे, तो वो सब चीजें हाई होती है। अब पॉइंट ये होता है कि जैसे हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दो पार्टिकल्स का जो इंट्रैक्शन है वो वीक होगा, हमेशा दो पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन वीक होगा। तो अगर पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन वीक हुआ तो पार्टिकल्स अपने स्टेट को चेंज करता जाएगा। जैसे कि सुना होगा, मेटल्स को भी हम लोग मेल्ट कर सकते हैं। मेटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है, बट हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस पे जा करके आराम से मेटल को मेल्ट कर सकते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? हाँ है सर, कि नहीं? आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाँ बिल्कुल, आयरन का मेल्टिंग 1535 पॉइंट है। होता है। बिल्कुल। तो जैसे हम लोग मेटल्स को मेल्ट कर पाते हैं, क्यों मेल्ट कर पा रहे हैं?
या फिर उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते 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 उनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको रिड्यूस कर देते हैं हम लोग। अगर उस चीज को हम लोग सफिशिएंटली और हाई कर दें तो सीधा अपने आप को गैसियस फॉर्म में भी गैस। कन्वर्ट करना शुरू हो जाए कर देगा, ठीक है। अब जैसे पॉइंट ये आता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज करेगा, वो तो डिक्रीज करना है, टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन वाटर के केस में इन जनरल, जैसे अगर हम लोग विशाल सा देखिए कॉल आ रहा है, वाटर के केस में इन जनरल हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे होते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटीएम है, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटीएम है, तो इस केस में जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तब वाटर के मॉलिक्यूल्स में गैसियस पार्ट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी हाई हो जाती है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में ये या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में नहीं है, चलो ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स में गैस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी हाई हो जाती है। मतलब उस पार्टिकुलर 100 डिग्री सेल्सियस पे सफिशिएंट उसको टेम्परेचर मिल जाता है तो गैसेस पार्टिकल के फॉर्म में रह सकता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे इवापोरेशन नहीं होता, हम लोग का कपड़ा रूम टेम्परेचर पे ही सूखता है, लेकिन वो प्रोसेस काफी स्लो होता है, क्योंकि जैसे ऐसा समझो एक लेयर है पानी का, उसमें कुछ एटमॉस्फेयर से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फिर और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फिर और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब करते 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 अगर वाटर के पहले लेयर के पास सफिशिएंट एनर्जी आ गया या एक मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी आ गया ताकि वो सारे इंटरेक्शंस को ब्रेक कर ले, तो पार्टिकल्स बाहर निकल जाता है वो। फिर सिमिलर टाइप से दूसरा पार्टिकल बाहर निकला, तीसरा पार्टिकल बाहर निकला, चौथा पार्टिकल बाहर निकला। इसीलिए गर्मी के मौसम में जो सूखने की टेंडेंसी है, इवेपोरेशन, जो कपड़ा सूखने का जो रेट वो तेज होता है, जबकि ठंडे के मौसम में थोड़ा धीरे हो जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में एटमॉस्फेयर में एनर्जी ज़्यादा होता है। तो जो वाटर के पार्टिकल्स जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसका अमाउंट तेज होता है, या उसका रेट जो है वो तेज होता है। जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं तो पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होगा कि अपने आप को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो अब उसमें एक चीज समझो, जैसे एग्जैक्टली अगर 100 पे पहुंचे, एग्जैक्टली अब जस्ट 100 पे पहुंचे, 99 से 100 पे पहुंचे, तो 100 पे पार्टिकल्स अपने आप को गैस में कन्वर्ट करना शुरू कर लेता है। तो जब तक सारे के सारे 1 किलोग्राम का मास लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, सॉरी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक वो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाएगा। हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे तो भी पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल अपने आप को वेपर में कन्वर्ट किया तो उस केस में सिस्टम का टेम्परेचर जो बढ़ने के टेंडेंसी में था वो कम रह गया। फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने की टेंडेंसी में है, फिर से एनर्जी का फ्लो हुआ, पार्टिकल अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर लिया, फिर टेम्परेचर वहीं रह गया। फिर से जैसे उसको ऐसा समझ लो, मान लो कैसे इस एग्जांपल को रिलेट करें, मान लो तुम खाना खा रही हो, ठीक है, 4 रोटी लेके बैठी खाना खाने के लिए, कितना रोटी खाती है वैसे? 3। 3 ही खाती है? अच्छा चलो ठीक रोटी है। नहीं खाते हैं सर, तो खराब लगता है। रोटी ही नहीं खाती है? चल क्या रहा है, तुमसे बात कर बड़ा यूनिक यूनिक चीज आ रहा है आज। कभी फेविक्विक से हाथ नहीं चिपकाई है, कभी फ्रिज में हाथ नहीं चिपकाई है, रोटी नहीं खाती है। क्या खाते सुबह से शाम तक, चावल? नहीं सर। तो सर ऐसे ही मतलब कुछ भी, कुछ मैगी? पी लेते हैं या मैगी टाइप। अरे पापा मारते नहीं है तुमको? पापा क्यों मारेंगे सर? मम्मी नहीं मारती है? मम्मी हाँ मारती है। खाया करो, खाना खाया करो, ठीक है, रोटी चावल भी कभी खाया करो। हम भी बाहर की चीजें खाते हैं लेकिन रोटी चावल भी पार्ट होता है लाइफ का। खैर चलो, मान के चलते हैं 2 रोटी खाते, ठीक है, मजबूरी में एक दिन रोटी खा रही है तो कितना खा सकती है, 3, ठीक है। मान लो 2 रोटी की बात करते हैं, या 2 रोटी छोड़ो, मान लो हम 1 कप चावल की बात करते हैं जो खा रहे हैं, ठीक है। अब 1 कप चावल खा रहे हैं, वो कम होना शुरू हुआ तो मम्मी लाके फिर से चावल डाल दी, तो खत्म ही नहीं हो पाएगा, वो फिर से वहीं पे पहुंच गया। फिर जैसे वो खाना वापस से शुरू किया, फिर मम्मी ला करके चावल डाल दी, तो फिर वहीं पे पहुंच गया। ऑलमोस्ट वही चीज यहाँ पे है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बढ़ने की टेंडेंसी तो है, लेकिन H2O का मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करके, मतलब जो टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी का फ्लो होना शुरू हुआ, वाटर मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करके तुरंत अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर लिया, फिर जो टेम्परेचर बढ़ने की टेंडेंसी वो घट गई। फिर जब ये बढ़ने की टेंडेंसी में आएगा फिर से वाटर का मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का वेपर में कन्वर्जन है,
ये पूरा प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब 1 kg लिक्विड जब तक पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब वहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हम लोग तो हीट दे रहे थे, लेकिन फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, जबकि बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हीटिंग करने से सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो हीटिंग हम लोग दिए जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर वाला पार्ट कांस्टेंट ही रह जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि H2O के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको अपने अंदर रख रहे हैं। जैसा होता है ना, कभी कभी हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, दिन भर के बराबर का खाना खा लेते हैं, तो ऑलमोस्ट इस टाइप का चीज है कि H2O के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे एनर्जी के फॉर्मेट को, जो हम लोग एनर्जी दे रहे थे उसमें से कुछ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। इस चीज को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं समझने के लिए। तो वो जो इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, वो उस H2O मॉलिक्यूल को बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के इंट्रैक्शन से दूर करने के लिए रहा, और वही जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, उस चीज को हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल सकते हैं। क्योंकि ये पूरा जो एनर्जी का स्टोरेज हुआ, ये पूरा एनर्जी का स्टोरेज क्यों हुआ? तो वेपराइजेशन कब हुआ? तो वेपराइजेशन प्रोसेस के टाइम पे हुआ। तो जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट कर रहे होंगे, तो उस केस में टेम्परेचर हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, और उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब तक सारे लिक्विड वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाते, जैसे वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस, जब तक सारे लिक्विड वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाते, तब तक पूरा का पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और उस कांस्टेंट टेम्परेचर के रहने के बावजूद, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ये वेपर मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ जा रहा है? तो सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ आया कुछ? हाँ सर, आ गया। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बोलना चाहेंगे? सर जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड होता है, हाँ, लिक्विड से सॉलिड होता है? सॉलिड से लिक्विड होता है ना। कौन है भाई? अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हैं? फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड होता है। सॉलिड से लिक्विड होता है, तो मेल्टिंग किसको बोलते हैं? मेल्टिंग और फ्यूजन सेम होता है। पक्का? हाँ। अच्छा जी, नहीं सर, पता करके देखना है एक बार। आज ही तो टीचर बोल रहा था, मतलब सर बोल रहे थे कि दोनों सेम होता है। अच्छा, सॉलिडिफिकेशन मतलब फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग जब लिक्विड से सॉलिड में होता है चेंज, फ्रीजिंग जब तब। लिक्विड से सॉलिड में होता है। हाँ, फ्यूजन सेम नहीं होता है इसी के जैसा? लेकिन फ्यूजन तो सॉलिड से लिक्विड होता है ना। फ्यूजन तो सॉलिड से लिक्विड से चेंज होता है ना। पक्का? हाँ। गूगल करके देखो। क्या करना है? ऑल्दो हम गूगल करने बोलते नहीं है, गूगल करके देखो व्हाट इज फ्यूजन। सर इसमें तो कुछ वही दे रहा है। क्या? फ्यूजन मीन्स कंबाइनिंग लाइटर एटॉमिक न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। तो फॉर्मा हेवी? अरे ये तो कुछ ज्यादा ही फ्यूजन हो गया। ये तो न्यूक्लियर वही। न्यूक्लियर फ्यूजन बोल दिया। हाँ, हम लिखे व्हाट इज फ्यूजन इन केमिस्ट्री। अच्छा, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन आ गया। हाँ हाँ, हम लिखे व्हाट इज फ्यूजन इन केमिस्ट्री क्लास 9। तो आया द फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज टर्म्ड एज फ्यूजन। अच्छा, फॉर हाँ, इंस्टेंस मेल्टिंग ठीक ऑफ है ठीक आइस। है, हाँ वो ठीक ही बोल रहे हैं, हम उल्टा समझ लिए फिर। चलो ठीक है, हम उसको फ्रीजिंग समझ लिया करते थे। ओके, चलो। तो जैसे फ्यूजन जब हो रहा है, तो फ्यूजन वाले पार्ट में क्या हो रहा है? हम आज तक उल्टा समझते थे इस चीज को। हमको लगा कि हम फ्यूजन का जो मतलब है, जैसे उसमें इससे पहले क्या डेफिनेशन आया था फ्यूजन का? सर आप जो बोल रहे थे। नहीं नहीं, अभी जो एक और डेफिनेशन पढ़ी थी ना, फ्यूजन का क्या मतलब समझ में आया था? लाइटर न्यूक्लियस जो है वो हेवियर में कन्वर्ट हो रहा हेवियर, है। हाँ हाँ हाँ। तो हम इसको समझते थे ऐसा कि कि लिक्विड से सॉलिड में हो लिक्विड से रहा है। सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूजन मतलब फ्यूज हो रहा है। चलो ठीक है, मेरा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। कंसेप्ट तो क्या, ये टर्म हम उल्टा ही हमेशा लेते थे। चलो,
तो जब फ्यूजन हुआ तो लिक्विड वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा या फिर मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा कि हीट रिलीज करेगा? सर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एब्जॉर्ब करेगा तो फिर यहाँ पे भी सेम तरह का प्रोसेस होगा, जैसे लिक्विड से वेपर में जा रहे थे वैसे ही सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे। तो सॉलिड से लिक्विड में जब जाएंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब तक सारे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक टेम्परेचर वाला पार्ट कांस्टेंट ही रहेगा और उस टाइम पे हीट एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। तो जब हम लोग पार्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे सारे सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस पूरे कन्वर्जन के टाइम पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होता है। उस सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग आराम से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं। बुझाया? हाँ सर। बहुत भारी चीज तो नहीं था? नहीं, वो बुक में भी दिया हुआ ही था अच्छे से, हाँ। लेकिन हमको उसमें एक ही लाइन समझ में नहीं आया था। क्या? अम, हाँ, दिया हुआ था कि दिस मीन्स दैट 1 kilogram of ice at 0 degrees Celsius has 3.34 into 10 to the power 5 joules of less heat than 1 kilogram of water at the same temperature of 0 degrees Celsius. क्योंकि वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर रखा है तभी तो वेपर में कन्वर्ट हुआ। जब हम लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों का वाटर जो है लिक्विड फॉर्म, ठीक है, वो थोड़ा लोअर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखा है। जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वेपर होता तो वेपर में कन्वर्जन क्यों हुआ? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखा था, तभी मॉलिक्यूल्स अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे होंगे। समझ आ रहा है? हाँ तो इसी की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखा होता है और इसलिए भी स्टीम जो है वो ज्यादा बर्निंग कराता है एज कम्पेयर टू। हाँ, समझ वो भी आया? पढ़े थे। ये भी हाँ उसमें दे रखा होगा, है ना? हाँ, दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। मतलब स्टीम वाला पार्ट ज़्यादा बर्निंग कराता है, इसीलिए जैसे कुकर में जो सीटी मारा जाता है ना, उसके सामने हाथ नहीं रखना चाहिए, वो ज़्यादा बर्निंग करा देगा एज कम्पेयर टू तुम्हारा पानी, सर गर्म हम पानी। रखे थे एक बार। मतलब जो नहीं करना चाहिए वो की थी तुम, और तुमको जो करना चाहिए अभी तक जिंदगी में अभी तक नहीं किया है। हाथ जला कि नहीं जला? हाँ भाई बोलो, हाथ जला कि नहीं जला? नहीं हाँ, जला बहुत। वही तो बोल रहे, जो करना चाहिए जिंदगी में हाथ चिपकाना चाहिए वो नहीं किया है। और चलो ठीक है। चलो, खाना खाती तो नहीं है, बनाने आता है कि नहीं आता है बना खाना? सर केक बनाने आता है सिर्फ। केक बनाने आता है? हाँ सिर्फ ही, और वो भी हिमांगी जब बनाई तो वही हम सोचे कि हमको भी ट्राई करना चाहिए। सही है यार, तुम लोग के घर आके खाना पड़ेगा केक। हमको तो लगा कि बोले कि मैगी बनाने आता है सर। हाँ वो भी आता है। मैगी किसको बनाने आता है? बस उसमें बनाने का है यही क्या दो ये आता बताओ? है। मैगी में बनाने का है क्या ये बताओ? सर हम कितना पानी हमको डालना है, कितना कितना पानी डालना डालना है? है। पानी हम पानी एक्स्ट्रा डाल करके रखते हैं भाई मैगी में। हमको क्लास 5th या 6th से खाना बनाने आता है। मतलब खाना इन द सेंस रोटी वोटी नहीं बना देते, बट समोसा बना लिया, निमकी बना लिया, इस तरह का अपना टाइम, मतलब जो जिससे खाना खा सकते, जैसे चावल बना लिया और कुछ सब्जी वब्जी भून, सब्जी भी नहीं, प्याज भून लिया, पनीर बना लिया, इस तरह का चीज हम बना सकते हैं। सब्जी नहीं बना सकते जिसमें रस वस होता है, लेकिन बाकी जिंदगी जीने के लिए हम खाना बना पाते हैं। पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं आता है, 9th क्लास में सर चले गए। उतना टाइम ही नहीं है। क्या बात करें, मतलब मेरे पास बचपन में टाइम था, तुमको क्या लगता है हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे बचपन में? नहीं नहीं सर। यही बोलना चाहती है? नहीं नहीं सर। हमको सब समझ में आ रहा है कि सर खुद तो आप पढ़ाई लिखाई करते नहीं थे, तो यही करते करते नहीं होंगे नहीं कि सर, जैसे उस समय उतना ट्यूशन व्यूशन और इतना कोई सीरियस नहीं लेता था ना। तो सीरियस ले रहे हैं तभी भी लाइफ में कुछ तो होना चाहिए ना यार पढ़ाई लिखाई के अलावा। और एक हाँ चीज हम सर। सजेशन देंगे, इसलिए नहीं सजेशन दे रही तुम लड़की है तो ऐसा आना चाहिए। लड़का लड़की वाला फंडा ही नहीं है, लड़कों को भी आना चाहिए। अभी के टाइम पे बाहर जब जाएंगे ना तो बाहर फिर मतलब अपने सर्वाइवल के लिए सब चीजें आनी चाहिए। खाने बनाना आना चाहिए। जैसे मेरा भाई आईआईटी दिल्ली से जो पढ़ा है, वो मतलब उसको कुछ भी नहीं आता है खाना बनाने, केवल मैगी भी बनाता था। तो कितना दिन मैगी खाइएगा आप? अब वो सीख रहा है खाना बनाने के लिए। तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, मतलब इसमें अब क्योंकि लड़का और लड़की दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तो लड़की खाना बनाएगी लड़का नहीं बनाए, क्यों भाई? हम तो चाहते हैं कि मेरी वाइफ जो है वो वर्किंग हो और हम चिल मार के घर पे बैठे, हम घर का काम करें, बहुत काम कर लिए। ओह हम सर। सीरियसली ऐसा चाहते हैं। मतलब अभी के टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि
लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है। जैसे पहले का एक टाइम था जब जॉइंट फैमिली हुआ करता था, अब जॉइंट फैमिली में जैसे मान लो इन इन केस मान लो बहुत वर्स्ट सिचुएशन में जैसे बहुत सारे पेरेंट्स लोग आते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पापा नहीं है बहुत सारे बच्चों के, केवल मम्मी है। अब मान लो कि अगर किसी का हस्बैंड का डेथ हो गया और पूरे उसके बच्चे को संभालना है, तो जब तक आप वर्किंग कंडीशन में रहेंगे कैसे संभाल सकते हैं। पहले जॉइंट फैमिली था तो सारे फैमिली वाले मिलकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते थे, बट आज के टाइम पे सब लोग पढ़ लिख के बाहर रहते हैं और जॉइंट फैमिली का भी कंसेप्ट केवल मम्मी पापा और बेटा बेटी बस यही में खत्म हो गया है। तो इससे ज्यादा कोई रहेगा ही नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हाँ हर सर। स्किल आना चाहिए, हर स्किल खाना वाना बनाने थोड़ा बहुत आना चाहिए। इतना ये नहीं बोलो एकदम बिल्कुल बिल्कुल डिश बनाने आना चाहिए, इतना नहीं। अपने सर्वाइवल के लिए चावल वगैरह बनाने आ गया, अपना कुछ काम का चीज बनाने आ गया, बस कहानी खत्म। और सर स्वाद में सर्वाइवल के लिए तो आता है ना केक और मैगी। सर्वाइवल के लिए केक और मैगी खाएगी, कितना दिन केक और मैगी खाएगी। चलो एक काम करते हो, तुम्हारे मम्मी को बोलते हैं कि इसको रोज मैगी और केक खिलाइए रोज, अभी से लेके 1 महीना, देखना क्या दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। एक दिन अच्छा लगता है, वो 3-4 दिन में अच्छा लगता है, लेकिन जब रोज खाना पड़ेगा ना मैगी। हम लोग पिछले लॉकडाउन में हमको याद है कि हम कितना महीना हो गया, चौथा महीना चल रहा है ना लॉकडाउन का, हाँ सर। एक दिन मैगी खाए केवल, केवल एक दिन। और हम मैगी वैसे नहीं खाते जैसे तुम लोग खाते हैं, हम मैगी तब खाते हैं जब मेरा तबीयत खराब होता है। हम मैगी ओ। बेसिकली नहीं खा रहे होते हैं, हम मैगी में पानी ज्यादा डाल लेते हैं। जैसे मतलब दूध गर्म करने वाला जो होता है ना, एक टुकना बोलते हैं जो हम लोग, टुकना या बर्तन, बर्तन को क्या बोलते हैं दूध गर्म करने वाले को। क्या मालूम सर, हम किए नहीं कभी घर। तो अरे मम्मी से बोलेंगे इसको, इसको खाना पीना बनाना सिखाइए, थोड़ा थोड़ा नॉलेज दीजिए किचन का। ऐसे बाहर जाएगी तो पता चला कि हालत ही बिगड़ जाएगा तुम लोगों का। ऐसे ऐसे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होके मत रहो भाई। हम बोल तो रहे, हम 5th क्लास में समोसा बनाना जानते थे, कैसे समोसा बना सकते हो, मस्त बना के खाता है। ठीक है बहुत स्वादिष्ट नहीं है, मार्केट के जैसा एकदम बिल्कुल अच्छे से वो नहीं किया हुआ है, लेकिन ठीक है। वेज रोल बना लिया, एग रोल बना लिया, अपना कुछ भुंजा वगैरह बना लिया, सर मतलब। तो 5 रुपए में खरीद के खा लेंगे 2 समोसा। अरे कितना खाएंगे भाई बाहर का सामान, एक दिन अच्छा लगता है वो, लेकिन रोज रोज जब बाहर का सामान खाने को मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या है ना, खुद से बनाए हुए चीज को खाने का सेटिस्फेक्शन कुछ और होता है। जब तुम दिल्ली विल्ली में खाओगे ना, तो दिल्ली में लोग बाहर नहीं, मेरे एक फ्रेंड है, उसको मन ही नहीं करता है बाहर खाने का। हम तो यहाँ से जाते तो हम रोज घर का खाना खा रहे हैं, यहाँ पे आंटी आती है मेड और खाना बनाती है, तो हम तो बाहर जाते रह रहे यार बाहर का खाते हैं। बोलते नहीं यार मेरा मन ही नहीं करता है, रोज तो हम बाहर का ही खाते हैं। लगता है कि अब जितना हो सकता है घर का खाओ, बस क्या खाना, तो चावल दाल खाने का मन करता है और कुछ नहीं। मतलब सिंपली ये होता है उसका। तो एक सर्टेन टाइम के बाद मन नहीं करेगा। हम भी जब बचपन में थे तो कि हमको भी बाहर का खाना मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बड़ा मजा आता था, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। बट खुद से हमेशा कुछ ना कुछ बनाने आना चाहिए। हम मैगी में वही करते हैं, पानी ज़्यादा डाल देते हैं और उसमें अदरक लहसुन हल्दी, हम घर का ही मसाला डालते हैं उसमें। हम उसमें जो मैगी मसाला मिलता है वो उतना ही रहता है, बट उसमें नमक, तुम्हारा क्या बोलते हैं, जीरा का पाउडर या फिर गरम मसाला, वो सब डाल देते हैं। उसके बाद प्याज व्याज सब्जी जो भी थोड़ा बहुत सलाद के जैसे प्याज हो गया, तो पत्ता गोभी हो गया, ये सब डाल दिए और केवल उबाल करके उसको रखते हैं, मतलब नॉर्मली। और बहुत मस्त बनता है। आज जिस दिन मेरा तबीयत खराब होता है उस दिन वो सब खाते हैं, अगले दिन सोते हैं बढ़िया से और अगले दिन तबीयत सही हो जाता है मेरा, बहुत एकदम मूड फ्रेश रहता है। वाह सर। इतना तो तुमको भी मालूम होना चाहिए। बट मैगी वैगी ज्यादा दिन नहीं खा सकते, बहुत बहुत मुश्किल है। एक दिन के लिए अच्छा होता है बट नहीं खा सकते। थोड़ा बहुत सीख लिया करो, एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए खाना क्या बना सकते हो सीख लिया करो। समझ में आया। ठीक है सर। हाँ। खाली पढ़ाई लिखाई करते रहेगी, पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, लेकिन अब कल नहीं कभी सर, मन। पढ़ाई लिखाई के अलावा भी हम बहुत कुछ करते हैं। क्या जैसे। सर जैसे मेरा हॉबी है डांसिंग, अच्छा। तो हम डांस कर लेते हैं, कभी कभी अच्छा गाना सुन लेते हैं। गाना सुनना तो कौन सा बड़ा चीज है, हम भी करते थे। हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़ने का एक फायदा हमको मिला, बहुत सर सारा आप चीज केवी के। से पढ़े हुए हैं? हाँ। बोकारो? नहीं नहीं, जहानाबाद। पहले जहानाबाद में पढ़े थे 9th तक, और उसके बाद वहाँ 9th के मिड सेशन में फिर हम कंकड़बाग चले गए थे पटना, केवी कंकड़बाग। तो केंद्रीय विद्यालय में जैसे उन लोगों का मोटो होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो वहाँ पे म्यूजिक, मतलब म्यूजिक में भी थे हम। गाते नहीं थे, एक वो होता है कॉन्गो होता है बजाते थे, ड्रम स्टिक होता है बजाते थे, फिर पेंटिंग में भी थे, डिबेट कंपटीशन, हम सारा चीज करते थे स्कूल में, सारा चीज सब सर कुछ। केंद्रीय विद्यालय तो जो लोग मिलिट्री में है और जो लोग का ट्रांसफरेबल जॉब है वो लोग के लिए सेंट्रल से, होता है। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब वालों के लिए होता है। तो मेरे पापा रेलवे में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो इसीलिए तो उसमें हम बहुत सारा चीज़ सीखे, मतलब हम सब कुछ किए, वॉलीबॉल भी खेलते थे, मतलब करने को तो सब कुछ किया वहाँ पे, सब कुछ जो चीज़ पॉसिबल हो सकता है सब कुछ किया है। ये है कि बहुत अच्छे से कोई चीज़ के लिए याद करने में, ये भी किया है वो भी किया, उसमें भी मजा आया उसमें भी मजा आया, जो मजा आया सब करते रह गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, पढ़ाई करो, हाँ समझ में आ सर। गया, डाउट सारा क्लियर हो गया। हाँ हाँ अच्छा हाँ सर। एक ये ग्राफ बताना था, चलो ध्यान दो थोड़ा। जैसे अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट को नॉर्मली क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग, ठीक है। हीट वर्सेस टेम्परेचर का अगर ग्राफ बनाए हम लोग, तो जब सब्सटेंस में कोई हीट नहीं होगा तो टेम्परेचर कहीं पे भी रहेगा। जब हम लोग हीट देना शुरू करेंगे, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जो ग्राफ है वैसे वैसे ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। ग्राफ ऊपर के डायरेक्शन में जाने का मतलब है एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, ग्राफ पढ़ना आता है तुम लोगों को, ग्राफ कैसे रीड किया जाता है। हाँ तो एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी ये लाइन आया उससे करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। फिर जब हम लोग आगे जाएंगे तो आगे जाने पे फिर इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर वाला पार्ट दिख रहा है और बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर सॉरी हीट देंगे, टेम्परेचर वाला पार्ट अपना इंक्रीज करता जाएगा। फिर जब हम लोग एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहां पे हम लोग कितना भी हीट दे दें, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना भी हम लोग हीट दे दें, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड वाला पार्ट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। इस चीज को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर जिस टाइम पे केवल लिक्विड बचा, फिर से जब हीट हम लोग बढ़ाना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू होगा, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते आराम से जब तक लिक्विड से हम लोग मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे ना चले जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं आराम से। फिर जब तक हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे ना चले जाए तब तक हीट देने पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बट जिस टाइम पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए, उस टाइम पे हम लोग जब हीट दे रहे होंगे तो सारा का सारा हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कन्वर्ट होगा, और टेम्परेचर वापस से बॉइलिंग पॉइंट के बराबर कांस्टेंट होगा, मतलब यहाँ से लिक्विड से हम लोग के वेपर वाले पार्ट का कन्वर्जन हो रहा होगा। फिर जब वापस से हीट देना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर वाला पार्ट फिर से इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। तो पहले हीट दिए तो केवल सॉलिड रहा, तो टेम्परेचर बढ़ता गया हीट के साथ साथ। फिर जब बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, हीट दे रहे हैं बट हीट सारा का सारा लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। फिर जब सारा केवल लिक्विड रहा तो लिक्विड में हीटिंग करने पे टेम्परेचर फिर से बढ़ा। फिर जब हम लोग कंप्लीटली लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन के स्टेट पे पहुंचे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। सारा जो हीट हम लोग ऐड किए सब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कन्वर्ट हुआ। फिर जैसे ही केवल वेपर रहा, टेम्परेचर वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ आया ग्राफ? हाँ सर। चलो ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज क्लास नहीं फिर सर, एंड हो करते हैं। गया। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। थैंक यू सर। बढ़िया से एग्जाम देना, ठीक है।